जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ खिसकने की घटना से पूरे इलाके में दहशत मच गई। भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इसके बाद उसके मलबे ने सड़क पर कब्जा जमा लिया। इस घटना की वजह से डोडा से उधमपुर जाने वाली सड़क बंद हो गई और लोग जहां तहां फंस गए। यही नहीं, सड़क बंद हो जाने से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। जिले में बेहिसाब बारिश के बाद इसी तरह कई दूसरे इलाकों की भी हालत खराब हो गई। पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ा दी। इसके अलावा कुछ जगहों पर बनी बाढ़ जैसी स्थिति ने लोगों को उनके घरों में ही कैद कर दिया। यानी मौसम की ऐसी मार पड़ी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। इन हालात में प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो अलर्ट रहें। लोगों को सलाह दी गई कि वो जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियों के किनारे न जाएं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। क्योंकि भारी बारिश के बाद डोडा के एक इलाके में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। वो इतनी तेजी से नीचे आया कि उसे देखकर लोग खौफ से भर गए। कुछ लोगों ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। यही वजह रही कि उन्होंने सीटी बजाकर सबको अलर्ट कर दिया। कुछ ही देर में वहां इतना मलबा फैल गया कि सड़क बंद हो गई। ये घटना जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुई और इसकी वजह से डोडा से उधमपुर जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों ने कब्जा जमा लिया। जिन लोगों ने भी इस खतरनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने देखा, उनका दिल दहल उठा। अच्छी बात यह रही कि वो लोग उस जगह से दूर खड़े थे जहां पहाड़ खिसका, लेकिन सड़क बंद होने से उनकी परेशानी बढ़ गई। बाद में प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू करवा दिया। इस बीच लोगों से अपील की गई कि वो जब घरों से बाहर निकलें तो अलर्ट रहें। भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से भी कई इलाकों पर खतरा मंडराने लग गया। इधर दिल्ली में लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी ने दिल्ली में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दिल्ली में हुई बारिश ने नदी के जलस्तर को और बढ़ा दिया। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को 2 दिन पहले ही पार कर चुका था और लगातार हो रही बारिश ने इसे कम होने नहीं दिया। इससे हुआ यह कि यमुना के आसपास बसे कई इलाके पूरी तरह डूब गए। वहां मौजूद लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए क्योंकि उनमें पानी भर गया। दूसरी तरफ यमुना नदी का पानी दिल्ली के मशहूर लोहे वाले पुल तक पहुंच गया। दिल्ली में आमतौर पर यमुना नदी लोहे वाले पुल के काफी नीचे से बहती है, लेकिन कुछ दिन से जारी बारिश और बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना नदी लोहे वाले पुल तक पहुंच गई। और यमुना के पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी भी वक्त पुल के ऊपर पहुंच जाएगा। यमुना का तेज बहाव दिल्ली के लोहे वाले पुल को छूने को बेताब दिखा। यमुना का ये लोहे वाला पुल है जो मार्कर माना जाता है, क्योंकि यमुना के जो मार्कर हैं कि कितना जलस्तर हो गया, ये तमाम चीजें इस लोहे वाले पुल के पास ही मौजूद है। यमुना नदी दिल्ली में खतरे के निशान को 2 दिन पहले ही पार कर चुकी है। ऊपर से लगातार होती बारिश ने यमुना का जलस्तर कम नहीं होने दिया। इसका असर दिल्ली के कई इलाकों में दिखा। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में तो शमशान घाट ही डूब गया। वहां जिस जगह पर अंतिम संस्कार किया जाता है वो जगह भी पानी में समा गई। 30 चिताएं हैं करीब, उसमें सब पे पानी है। लेकिन हमने ना अपने जैसे लोग वाग परेशान ना हो इस बारे में टेम्परेरी बना रखी है। वहाँ पे 10-12 बॉडी जलाने का हमारे पास सुविधा है। शमशान घाट में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। इससे वहां रखी लकड़ियां पानी में भीगकर फूल गईं। इस बारिश और जल भराव का असर गीता कॉलोनी के और भी इलाकों में देखने को मिला। वहां के ज्यादातर हिस्से बारिश की वजह से पानी में डूब गए। और यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर न सिर्फ दिल्ली बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे यमुना बाजार इलाके में तो मानो तबाही ही आ गई। वहां लगातार हो रही बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के मकान खाली कराने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था। जो लोग बच गए उन्हें एनडीआरएफ की टीम नाव की मदद से वहां से बाहर लेकर निकली। यमुना बाजार इलाके में पानी लोगों की कमर के ऊपर तक पहुंच गया। इसी को देखते हुए वहां के करीब सभी मकान खाली करा लिए गए। और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने वहां दौरा भी किया कि अगर गलती से कोई छूट गया हो तो उसे भी वहां से निकाल लिया जाए। यमुना बाजार इलाके की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बांध फट पड़ा हो। वहां की सड़कों पर 7 से 8 फीट तक पानी जमा दिखा। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के घरों पर तो पानी का कब्जा नजर आया। हालांकि प्रशासन ने उस इलाके को 1 दिन पहले ही खाली करा लिया था। इसके बावजूद एनडीआरएफ की एक टीम वहां नाव से गश्त करती दिखी। यमुना में आए उफान का असर सिर्फ दिल्ली पर नहीं बल्कि दिल्ली से लगने वाले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कई इलाकों पर भी पड़ा। वहां के कई गांवों में भी लोगों की कमर तक पानी जमा हो गया। इसके बाद गांव के गांव खाली करा लिए गए। पूरा इलाका आपको यहाँ पर डूबा हुआ नजर आएंगे। यहाँ पर जितने भी घर हैं या चाहे ईदगाह का वो इलाका है, आप देखेंगे पीछे की तरफ सारा इलाका जो है जलमग्न है। राहत और बचाव दल के लोगों ने गांव वालों को उनके मकानों से बाहर निकालकर वहां लगे टेंटों में शिफ्ट कर दिया।
इन राहत कैंपों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब नजर आए। आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? कई दिन हो लिए। अच्छा, तो खाना पीना वगैरह सब ठीक है? बिल्कुल सही आ रहा खाना। इन कैंपों में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया। कीड़े मकोड़ों के खतरे को देखते हुए वहां कीटनाशक का छिड़काव किया गया ताकि वहां मच्छर और जहरीले जानवर लोगों को तकलीफ न दें। और इतना ही नहीं, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा के भी कई गांवों में पानी भर गया। किसानों के खेत डूब गए, उनकी धान और बाजरे की फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 135 के पास नदी के किनारे जहां फार्म हाउस ही फार्म हाउस हैं, वहां घुटनों तक पानी भर गया। ये इलाका हमेशा लोगों से भरा रहता था, लेकिन पानी भर जाने के बाद यहां सन्नाटा पसर गया। इसकी वजह से फार्म हाउस के मालिकों का बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। नोएडा के सेक्टर 135 के पास पौधों की कई नर्सरियां भी बनी हुई हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी वहां तक पहुंच गया और उससे नर्सरी चलाने वाले लोगों को काफी नुकसान हुआ। क्योंकि नोएडा के सेक्टर 135 के पास डूब क्षेत्र में पानी ही पानी नजर आया। वहां सड़क के दोनों तरफ फार्म हाउस बने हुए हैं, वहां भी सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। इसकी वजह से फार्म हाउस मालिकों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा वहां नर्सरी चलाने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई। पानी जो भरा हुआ है उसका यहाँ के फार्म हाउस बिजनेस पर कितना फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर नर्सरी चलाने वाले लोगों पर कितना फर्क पड़ रहा है, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के कई गांव भी डूब गए। वहां मौजूद खेतों में पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गई। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक सिर्फ रात में वहां इतना पानी भर गया कि उनके सारे खेत डूब गए। किसानों के खेत हैं जहां पर फसलें हुआ करती हैं और यमुना के पानी से अब ये पूरे खेत जो है भर चुके हैं। इसके अलावा यमुना का पानी लोगों के मकानों में भी घुस गया। उनके मुताबिक पानी के तेज बहाव में उनके मकानों में रखा सारा सामान बह गया। इसके बाद उनके सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया। सब कुछ खाने पीने वाला सब उसी में बह गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से उनके लिए राहत कैंप बना दिए गए, जहां उनके रहने के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में भी यमुना का पानी बढ़ने के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। उसका जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर आ गया। इससे करीब 25 से ज्यादा गांवों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इस बीच प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। वहां बाढ़ की चपेट में आने से गांव के गांव तालाब में तब्दील हो गए। लोगों के मकान पानी में डूब गए। यमुना के पास बसे इलाके तो बेहाल हो गए। इसलिए प्रशासन ने उन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और वहां रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया। क्योंकि यमुना का पानी कई इलाकों तक पहुंच गया। इस बीच कई लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। वहां सड़क पर बह रही उफनती लहरों से बच्चों को ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में एक व्यक्ति अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर रास्ता पार करते दिखे। उन लोगों के मकान डूबने से उनकी आफत बढ़ गई और इसलिए खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यमुना के पास के इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया। पुलिस और राहत बचाव दल के लोग नाव की मदद से उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते नजर आए। हम उनको ट्रैक्टरों से लेकर के और अपने गांव का जो सरकारी स्कूल है, हम सरकारी स्कूल में रख रखे हैं। उसमें उनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सब करे हुए हैं। फरीदाबाद का मोहना नाम का गांव यमुना नदी के पास होने की वजह से तालाब में बदल गया। चारों तरफ पानी भर जाने से लोगों की आफत बढ़ गई। इसलिए वो अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो गए। जिस तरीके से लगातार वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो उससे स्वाभाविक है कि कुछ दिन और जो है वो लोगों को इसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते दिखे। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो गए। वहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मकानों के साथ साथ सड़कें भी पानी में लबालब हो गई। पूरा इलाका डूबने से लोगों के सामने जरूरी चीजों का संकट खड़ा हो गया। खाने पीने की चीजें ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि बाद में प्रशासन की तरफ से लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। इसके अलावा कई राहत कैंप भी बनाए गए ताकि बाढ़ का पानी निकलने तक लोग उन राहत कैंपों में सुरक्षित रह सकें। लेकिन घरेलू जानवरों को रखने और उनके लिए चारा जुटाना मुश्किल हो गया, क्योंकि भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ ने जयपुर के कई गांवों को डुबो दिया। कोटखामुंडा गांव की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा गांव इस वक्त पानी के अंदर नजर आ रहा है और जाने का रास्ता क्योंकि है नहीं, इसलिए दो ही साधन है यहाँ पर, ट्रैक्टर और बुलडोजर। जयपुर के कोटखावदा गांव में सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोग रास्ता पार नहीं कर पाए और एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए लोग एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए। वहां लोगों ने एक दूसरे ट्रैक्टर की मदद ली और उसके जरिए कई बकरियों को सैलाब से बाहर निकाला गया। इसी बीच पानी में डूबी सड़क से एक गाड़ी ने गुजरने की कोशिश की,
लेकिन वो गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद उसे एक रस्सी से बांधकर उस ट्रैक्टर से खींचा गया, जबकि मोटरसाइकिल सवार लोग तो अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में डूबी सड़क से गुजरते नजर आए। वहां लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए राहत बचाव की टीम खुदाई करने वाली एक मशीन पर सवार हो गई। हमारे साथ में है प्रशासन की टीम, इस वक्त राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। गवारियों की ढाणी पूरी पानी में डूबी हुई है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। कोटखावदा गांव में कई मकानों में फंसे लोगों को प्रशासन की राहत बचाव टीम ने खाने पीने का सामान पहुंचाया। टीम के लोगों ने अपने सिर पर खाने पीने की चीजों से भरी बोरी को रखा और पानी में चलते नजर आए। इस दौरान उनकी कमर तक पानी भरा दिखा। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। यानी कई दिनों से मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बाढ़ वाले इलाकों में लोगों की मदद के लिए प्रशासन की तरफ से राहत बचाव की कई टीमें तैनात कर दी गईं। लेकिन जयपुर के कई गांवों में तो पीने के पानी का इंतजाम कर पाना भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि बाढ़ के पानी में गांव में लगाए गए हैंडपंप डूब गए। जयपुर के कोटखावदा गांव में एक हैंडपंप का हैंडल और उसके ऊपर का हिस्सा ही नजर आया, जबकि पानी निकालने वाला हिस्सा बाढ़ में डूब गया। ये जो आपने यहाँ पर हाथ लगा रखा, क्यों लगा रखा? सर पानी नीचे नहीं जाएगा, इस बगल में से पानी आएगा इससे ताकि भर सके। अब तो ये तो काफी मुश्किल होती होगी, काफी देर मेहनत करनी पड़ती है सर। अब सर वो तो मुश्किल हो तो पीना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा। लोग उस हैंडपंप से एक बोतल पानी भरने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करते नजर आए। उनके मुताबिक वहां बाकी हैंडपंप पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा गए, इसलिए बड़ी संख्या में गांव के लोग सिर्फ उस हैंडपंप का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में जयपुर के कोटखावदा गांव में सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां मकानों से दूर सड़क पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। बताया गया कि लगातार हुई बारिश की वजह से कोटखावदा गांव में कई तालाब टूट गए और तालाबों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक वहां से पानी को निकालने के लिए कई जगहों पर सड़कें काटी गईं। अब ये जो पानी है आगे चैनल नदियों में जाता है, तो वहाँ तक अब चैनल क्लियर है, पानी तेजी से रिलीज हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहां बाढ़ में डूबे कई इलाकों में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों के साथ प्रशासन की कई टीमें राहत बचाव के काम में जुट गई। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भारी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और राजस्थान के जयपुर ही तरह अजमेर में भी मूसलाधार बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी। वहां जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। इसकी वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अजमेर में सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि कई सरकारी दफ्तर और बाजार बारिश के पानी में डूब गए, जबकि सड़कों पर तो गाड़ियां रेंगने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि कुछ रास्तों पर कई फीट तक पानी भर गया और पैदल चलने वाले लोगों ने पानी के बीच से ही रास्ता पार किया। जबकि अजमेर के कुछ गांवों में तो बारिश के बाद लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहां कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। यानी अजमेर के शहरी इलाके से लेकर गांवों तक बारिश लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। वहां एक बाजार में तो तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आया। ऐसा लगा मानो उस बाजार में बारिश का पानी नहीं बल्कि किसी नदी का पानी बह रहा हो। पानी की तेज धार में वहां कई गाड़ियां फंस गईं और लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। बारिश ने अजमेर की सड़कों पर भी कोहराम मचा दिया। पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से गुजरती दिखी, जबकि कई दफ्तरों के बाहर खड़ी गाड़ियों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। वहां कुछ मोटरसाइकिल सवार तो अपने दफ्तर तक पहुंच ही नहीं पाए और बीच रास्ते में ही उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। सड़कों की तरह अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भी हर तरफ पानी ही नजर आया। अस्पताल के परिसर के साथ वार्ड के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया। वहां पानी के बीच ही फिसलन वाले फर्श पर मरीज और डॉक्टर चलते नजर आए। अस्पताल के वार्ड में पानी भर जाने के साथ कीचड़ भी जमा हो गया और सफाई कर्मचारी वाइपर की मदद से कीचड़ हटाते दिखाई दिए। लेकिन अजमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के दौसा में भी भीषण बाढ़ से लोग बेहाल हो गए। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई गांव किसी टापू की तरह दिखाई देने लग गए। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद मोरेल नाम की नदी के उफान पर आने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। जिले के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का कहर टूट पड़ा। कई इलाकों में स्कूल कॉलेज से लेकर अस्पताल तक जलमग्न हो गए। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। इसी बीच न्यूज 18 की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची तो उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न्यूज 18 की टीम डूब चुके इलाकों में लोगों का हाल जानने के लिए एक ट्रैक्टर पर रवाना हुई, लेकिन वो ट्रैक्टर रास्ते में पानी के बीचों बीच फंस गया। उस ट्रैक्टर के पलटने की नौबत तक आ गई। हालांकि इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए और इस दौरान पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। वहां कई फीट पानी भर जाने से सड़कों और नालों का फर्क ही मिट गया। इस बीच न्यूज 18 की टीम एक ट्रैक्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची।
लेकिन दौसा जिले के श्रीमा गांव में इतना पानी भरा नजर आया कि आगे बढ़ पाना भी मुश्किल हो गया। वहां रास्ता पार करने के दौरान ट्रैक्टर पानी के बीचों बीच एक गड्ढे में फंस गया। ट्रैक्टर पलटने ही वाला था, ये आप देखिए कि आधा पलट चुका था, पीछे ट्रॉली लगभग पलट चुकी थी और इस बीच में हम किसी तरीके से कूदे। वहां बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर गया और सड़कें दिखाई देना ही बंद हो गईं। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों की आफत बढ़ गई। गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों की जान का खतरा भी बढ़ गया। तो देखो ना, जहाँ मकान डूब रहा, फसल डूब गई, पब्लिक परेशान रही, पानी पीवा बेर से बात की परेशानी रही। वहां बाढ़ के पानी में कई मकान डूबे नजर आए। अस्पतालों से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया और इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। राजस्थान के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के बाद मोरेल नाम की नदी उफान पर आ गई। इससे दर्जनों गांव इसी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई मूसलाधार बारिश के बाद वहां बहने वाली क्षिप्रा नदी लबालब हो गई। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि उसके किनारे बने घाट उसमें पूरी तरह डूब गए। घाट पर बने मंदिरों के सिर्फ शिखर ही पानी के बाहर दिखाई दिए, बाकी पूरे के पूरे मंदिर जलमग्न हो गए। बताया गया कि वहां 24 घंटे से ज्यादा देर तक लगातार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में आया उफान उज्जैन के लोगों के लिए मुसीबत बन गया। वहां के कई इलाकों पर इसका असर दिखा। नदी के पास वाले इलाके तो डूबे ही, शहर के बाकी इलाकों में भी 6 से 7 फीट तक पानी भर गया। सबसे डरावनी तस्वीर क्षिप्रा नदी के किनारे मौजूद घाटों की रही। वहां लोग नदी से दूर रहें, इसके लिए दिन रात होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई। क्योंकि उज्जैन में हुई जोरदार बारिश ने क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। नदी का पानी घाटों को डुबोने पर आमादा दिखा। कई घाट तो पानी में गुम ही हो गए। घाटों पर मौजूद मंदिर और धर्मशालाएं भी पानी में समा गईं। कई मंदिरों के तो सिर्फ शिखर ही पानी से बाहर दिखे। क्षिप्रा नदी में आए उफान की वजह से नदी के आसपास के इलाके में खतरा बढ़ गया। वहां पहुंच रहे लोगों से यह अपील की गई कि वो नदी से दूर रहें। बाहर के श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ पर सभी जवान वगैरह, सभी पंडित पुरोहित वगैरह उनको हिदायत दे रहे हैं कि वो सभी किनारे वेट कर नहाएं और अपने स्थान पर वापस जाएं। बताया गया कि वहां 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक लगातार बारिश हुई। नदी तो नदी, शहर के बाकी हिस्सों पर भी इसका असर दिखा। कई जगहों पर तो 6 से 7 फीट तक पानी जमा होने का दावा किया गया। ऐसे में होमगार्ड के जवानों को क्षिप्रा नदी के पास तैनात कर दिया गया ताकि कोई नदी के बहाव की चपेट में न आ जाए। हमारी होमगार्ड की 4 बोट हैं, बिल्कुल कंप्लीट रेस्क्यू के लिए तैयार। क्षिप्रा में आए उफान को देखते हुए नदी के पास जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसके अलावा लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। उधर पंजाब में बाढ़ से मची तबाही के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरदासपुर पहुंचे और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। वो ट्रैक्टर और नाव पर सवार होकर बाढ़ में डूबे खेतों तक भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। वहां शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब में बीजेपी के प्रमुख सुनील जाखड़ समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। पंजाब के गुरदासपुर में रावी और ब्यास नदी में आए उफान में 300 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। उन गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को राहत कैंपों तक पहुंचाया जा सके। और इसी बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनका हाल जानने के लिए गुरदासपुर पहुंच गए। वो वहां कीचड़ से भरे रास्ते पर चलते नजर आए। इसके बाद वो एक नाव पर सवार हुए और बाढ़ में डूबे कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उस नाव पर एनडीआरएफ के कुछ जवान भी सवार दिखे। वहां एक दूसरी नाव पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सुनील जाखड़ समेत कई नेता उनके साथ चलते रहे। शिवराज सिंह चौहान ने वहां बाढ़ में बर्बाद हुई धान की फसल को भी देखा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीमें भेज दी है जो नुकसान का आकलन करेगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से असेसमेंट करेगी। रावी और ब्यास नदी में आई बाढ़ ने पंजाब के गुरदासपुर में तबाही मचा दी। वहां खेतों से लेकर कई रिहायशी इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। इतना ही नहीं, ज्यादातर सड़कें भी बाढ़ की चपेट में आ गईं और रास्ता पार करने के लिए लोगों को ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ा। अभी हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक के गांव धर्मकोट रंधावा में और दोबारा से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गुरदासपुर के एक इलाके में रास्ता पार करने के दौरान एक बुजुर्ग की मोटरसाइकिल सैलाब में फंस गई और इस बीच वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने उन्हें पानी से बाहर निकलने में मदद की। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में सैलाब में फंसे कई लोगों की जान बचा ली गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के दाऊदखेड़ी इलाके में भीषण बारिश के बीच शिक्षकों की एक बस सैलाब में फंस गई। इसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर उस बस में फंसे सभी शिक्षकों को निकाल लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भारी बारिश और बाढ़ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी किया। इन राज्यों से बाढ़ और बारिश की समस्या पर 3 हफ्तों में जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इन राज्यों में अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। वो एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटते दिखे। घटना राया इलाके में हुई। बताया गया कि खाद के लिए लगी लंबी लाइन में किसी ने जबरदस्ती आगे लगने की कोशिश की और इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। दिल्ली के आदर्श नगर में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी बदमाश वहां से भाग निकले। इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से भड़के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के आवास का गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद तो वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए। वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एबीवीपी के कार्यकर्ता इसलिए भड़के क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के बाराबंकी में हुए एबीवीपी के प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दिया था। बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने 1 सितंबर को यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता लिए बिना ही छात्रों का एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू करा दी। 4 साल से परीक्षाएं भी नहीं हुई। इसी को लेकर छात्रों के प्रदर्शन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे, लेकिन प्रदर्शन के वक्त धक्का मुक्की हो गई थी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इससे नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर तोड़फोड़ कर दी थी। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए थे। लेकिन एसबीएसपी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। वो उन्हें रोकने की कोशिश में जुटे पुलिस वालों से भी भिड़ गए। एबीवीपी के कार्यकर्ता रात में 10 बजे के करीब लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जमा हो गए। उन्होंने बाराबंकी में प्रदर्शन करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताए जाने पर नाराजगी जताई और राजभर के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्से से आग बबूला हुए प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के आवास में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें जबरन खींचकर हटा दिया। इसके बाद तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि ओम प्रकाश राजभर अपने गुंडागर्दी वाले बयान के लिए माफी मांगे। पुलिस ने धरने पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की तो वो और भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर उनका पुतला जलाया और काफी देर तक बवाल करते रहे। और उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति को कार में अगवा कर ले जा रहे लोगों को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। उस व्यक्ति को कार की डिक्की से निकाला गया। उनका नाम हरदेव बताया गया। हरदेव का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और इसके बाद वो नाराज होकर मायके चली गई थी, ऐसा बताया गया। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही हरदेव का उनके गांव से अपहरण कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका अपहरण उनके ही ससुराल वालों ने किया, क्योंकि वो उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। हरदेव ने बताया कि उनकी पत्नी के भाई कुछ बदमाशों के साथ आए और जबरदस्ती उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए, मुंह पर भी कपड़ा लगाकर बांध दिया। इसके बाद उन्होंने हरदेव को घसीटकर कार में डाला और फरार हो गए। लेकिन इस घटना को हरदेव के गांव के कुछ लोगों ने देख लिया। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। वो खुद भी उस गाड़ी के पीछे पड़ गए जिसमें हरदेव को अगवा कर ले जाया जा रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आसपास के सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी और आरोपियों की कार की तलाश में निकल पड़ी। काफी देर तक चली खोजबीन के बाद पुलिस ने उस कार को एक चौराहे पर पकड़ लिया और उसकी डिक्की में मौजूद हरदेव नाम के उस व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया। उन्हें कार की डिक्की में किसी सामान की तरह ठूंस दिया गया था। उनके हाथों और पैरों में रस्सियां बंधी नजर आईं। वो शोर न मचा पाए, इसके लिए उनके मुंह को भी कपड़े से कसकर बांधा गया था। पुलिस वालों ने उन्हें बाहर निकाला तो वो बेसुध हालत में नजर आए। हरदेव के जानने वालों ने उनका अपहरण करने के आरोपियों की पिटाई कर दी। वो उन्हें पुलिस वालों के सामने ही मारते दिखाई दिए। दंग कर देने वाला मामला आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के खेरिया गांव का रहा। वहां रहने वाले हरदेव ने अपने ससुराल वालों पर अगवा करने का आरोप लगाया। कहाँ से आ रही 3 साल ही
हरदेव ने आरोप लगाया कि उनके साले उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बदमाशों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया। सबरी जमीन संपत्ति हड़पे ढूंढ ली, तहसील चली या बहना मतलब। अगवा किए जाने से 2 दिन पहले हरदेव के साथ उनकी पत्नी का झगड़ा हुआ था। वो मायके चली गई थी, इसी के बाद उनका अपहरण किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में उफनती यमुना नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। दावा किया गया उस लड़के ने सिर्फ 500 रुपए की शर्त के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक वो लड़का अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे गया था। वहीं शर्त लगाई गई कि कौन यमुना नदी में छलांग लगाएगा। इसके बाद वो लड़का यमुना नदी में कूद गया और पानी के तेज बहाव की वजह से कुछ ही देर में डूब गया। इसकी जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम वहां पहुंची। उन्होंने उस लड़के की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि यमुना नदी के तेज बहाव की वजह से वो बहकर काफी दूर तक चला गया। इस घटना के बाद एक वीडियो सामने आया और उसमें उस लड़के के दोस्त ये कहते सुनाई दिए कि वो सिर्फ 500 रुपए की शर्त के लिए यमुना नदी में कूदा था। 500 रुपए इससे पहले वो लड़का यमुना नदी में छलांग लगाता दिखाई दिया। थोड़ी देर तक तो वो वहीं तैरता रहा, लेकिन इसके बाद वो तैरते तैरते काफी दूर तक चला गया। ये देखकर उसका वीडियो बना रहे दोस्तों ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। भाई मुझे पता ना, पानी बहुत तेज है। हार गया 500 रुपए दे दे। लेकिन वो लड़का नहीं माना और तैरते हुए काफी दूर तक चला गया। इसके बाद वो अचानक डूबने लग गया। उसका सिर्फ सिर पानी के बाहर दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद तो वो भी दिखना बंद हो गया। ये देखकर उसके दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम के साथ वहां पहुंची और उस लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश में हरदोई की शाहबाद कोतवाली में एक हफ्ते के अंदर ही 2 एसएचओ को सस्पेंड किए जाने के बाद आए नए एसएचओ ने थाने में सुंदरकांड का पाठ करवाया। यही नहीं, कोतवाल यानी एसएचओ के दफ्तर में हवन भी करवाया गया। हैरान कर देने वाले इस मामले की पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि वहां पुलिस वालों पर लगातार हो रही कार्रवाई के बाद दावा किया गया कि उस थाने पर कोई काला साया मंडराने लग गया, इसीलिए पूजा पाठ किया गया। बीते एक हफ्ते में शाहबाद कोतवाली की बागडोर संभालने वाले 2 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। इसी वजह से वहां तैनात पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन न हो जाए। शाहबाद कोतवाली में सबसे पहले गाज वहां के एसएचओ रहे उमेश त्रिपाठी पर गिरी थी। बीजेपी के एक नेता की हत्या के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था, क्योंकि आरोप लगा कि उमेश त्रिपाठी ने बीजेपी नेता के परिजनों से बदसलूकी की थी। उनके बाद थाने की जिम्मेदारी शिव गोपाल यादव को दी गई थी। उन्हें एसएचओ के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके कुर्सी संभालने के दूसरे ही दिन वहां पुलिस हिरासत में एक लड़के की मौत हो गई थी। उस लड़के के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने पीट कर उसकी जान ले ली। इस मामले में एसएचओ शिव गोपाल यादव समेत 2 अधिकारी निलंबित किए गए थे। इसके बाद आनंद नारायण त्रिपाठी को शाहबाद कोतवाली का एसएचओ बनाया गया और कार्यभार संभालते ही उन्होंने थाने में सुंदरकांड का पाठ करवाया। इस मौके पर शाहबाद कोतवाली में तैनात सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कोतवाल यानी एसएचओ का दफ्तर पूरी तरह भक्तिमय दिखाई दिया। पुलिस वालों के अलावा आसपास के भी कुछ लोग वहां मौजूद रहे। सुंदरकांड के पाठ के बीच वो तालियां बजाते नजर आए। सुंदरकांड के पाठ के बाद हवन हुआ और फिर प्रसाद बांटा गया। दावा है कि यह कार्यक्रम इसीलिए करवाया गया ताकि अगर थाने के ऊपर कोई बुरा साया हो तो उसे हटाया जा सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि हरदोई के शाहबाद थाने के 2 कोतवाल एक हफ्ते के भीतर ही निलंबित किए जा चुके हैं। वहां के एसएचओ रहे उमेश त्रिपाठी को बीजेपी नेता के हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार से बुरा बर्ताव करने के आरोप में सस्पेंड किया गया था, जबकि उनके बाद आए एसएचओ शिवगोपाल यादव को तो 2 दिन के अंदर कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। माना जा रहा है इसीलिए नए कोतवाल आनंद नारायण त्रिपाठी ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया। सौभाग्य की एक बात यह कि पब्लिक को तो लग रहा था कि वही भगवान भरोसे, यहां तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी भगवान भरोसे। हरदोई में कोतवाली में एक हफ्ते में 2 एसएचओ सस्पेंड हो गए, तो जो तीसरे कोतवाल साहब का वहां ट्रांसफर हुआ, उन्होंने पहले सुंदरकांड का पाठ करवाया कोतवाली में। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको डर था कि कुछ साया वगैरह है,
ऑफिशियली तो नहीं कह रहे, लेकिन डर की बात कही जा रही है और दिखा भी कि सुंदरकांड हो रहा है। भूत प्रेत थे क्या कोतवाली में? भूत प्रेत की वजह से, साये की वजह से सस्पेंड हो गए पिछले 2 SHO। भाई, एक बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या नहीं हुई थी, फिर एक युवक की पुलिस की हिरासत में मौत नहीं हुई थी, साया था, इसलिए सस्पेंड हुए थे ना कई पुलिस वाले कि एक नेता की हत्या हो गई थी, उसके परिजनों के साथ बदसलूकी का आरोप था, फिर एक युवक पुलिस हिरासत में उसकी जान चली गई थी, उसलिए सस्पेंड नहीं हुए थे क्या? ग्रह नक्षत्रों ने करवा दिया था सब कुछ। पब्लिक जब पूछती है तो आप कहते हो कि जांच का विषय है। यह जांच का विषय नहीं है। जांच में क्या निकला? ग्रह नक्षत्रों का साया निकला क्या? सुंदरकांड का पाठ पढ़वा लिया तो सब ठीक हो जाएगा? पब्लिक की कंप्लेंट में तो आप कहते हो कि प्रक्रिया जारी है, तो यह भी आपकी प्रक्रिया का हिस्सा है क्या? आपके अपने अफसर अगर सस्पेंड कर दिए गए, आपके अपने साथी पुलिसकर्मी बाकी सस्पेंड कर दिए गए, तो आपको कोई साया लग रहा है, तो पब्लिक आपकी प्रक्रियाओं पर कैसे विश्वास करेगी बताओ? पुलिस वाले सस्पेंड हो गए तो सुंदरकांड पढ़ना है, अपहरण में क्या पढ़ना है? लंका कांड। गुमशुदगी हो जाए तो अरण्य कांड का पाठ करवाएंगे क्या? पुलिस है ना ये, आप तो यूनिफॉर्म्ड फोर्स हो, जो ऑर्डर होता है वो बजाते हो ना, लाता धोता सुखाता सारे ऑर्डर बजाता, तभी तो पुलिस कहलाता। तो सुनसान रात, अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के औरैया में एक गैंगस्टर के मकान को ढा दिया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में रामजी नागर नाम के गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर के मकान को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन के मुताबिक हत्या के एक मामले में जेल में बंद रामजी नागर का यह मकान वन विभाग की जमीन पर बना हुआ था। इसकी जानकारी मिलने पर उसे जमींदोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने वहां काम करने वाले 30 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक वो कॉल सेंटर हवाला से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा था और वहां से देश विदेश में कॉल किए जा रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में एक कार एक ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार सभी लोग फंस गए। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उन लोगों को बाहर निकाला। बिहार के बांका में आरोप लगा कि एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतक महिला के परिवार के मुताबिक इस हत्या में आरोपी की दूसरी पत्नी भी शामिल रही। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि नगर निगम से आवारा कुत्तों की शिकायत करने के बाद कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। उनके मुताबिक मोहल्ले के ही एक आदमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ उन्हें पीटा बल्कि उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट। हैरान करने वाली यह घटना गाजियाबाद के कविनगर इलाके में हुई। बताया गया वहां आवारा कुत्तों की वजह से कई लोग परेशान थे। यही नहीं, जिस व्यक्ति की पिटाई की गई कुछ रोज पहले उन्हें एक कुत्ते ने काट भी लिया। जानकारी के मुताबिक वो इस मामले को लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए और उन्होंने आवारा कुत्तों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। बताया गया कि शिकायत मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे और कई आवारा कुत्तों को पकड़कर वो अपने साथ ले गए थे। दावा किया गया कि इसी बात पर भड़के लोगों ने आवारा कुत्तों की शिकायत करने वाले व्यक्ति की पिटाई कर दी, और वो भी उनके घर के सामने। वहां अचानक कुछ लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। ये देखकर उस व्यक्ति के घर की महिलाएं बीच बचाव में जुट गईं, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इससे पहले वो लोग आपस में जोरदार बहस करते दिखे, तभी मामला बिगड़ गया। शोर सुनकर आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मारपीट करने वालों को समझाया और उन्हें वहां से दूर लेकर चले गए, लेकिन वो नहीं माने और फिर वहां आकर उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। हालांकि लोगों के काफी समझाने के बाद उनका गुस्सा शांत हो गया। जिस व्यक्ति की पिटाई की गई उनके मुताबिक हमलावर उनके पड़ोसी हैं और वो आवारा कुत्तों की शिकायत किए जाने को लेकर उनसे नाराज थे। उसने 2 लड़के और अज्ञात बुलाए और मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, केवल कुत्ते के विवादों को लेकर। कुत्ता आवारा थे। उनके मुताबिक नगर निगम ने उनकी शिकायत पर आवारा कुत्तों को पकड़ लिया और यही बात उनके पड़ोसी को नागवार गुजरी। हालांकि मारपीट की इस घटना के बाद वो थाने पहुंच गए और अपने पड़ोसी समेत मारपीट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की।
उधर मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत इलाके में बनने जा रही एक हाउसिंग सोसाइटी को लेकर बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि दावा किया गया कि हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से बेची जा रही हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही घर खरीद पाएंगे। मतलब यह कि उस हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोग या फिर दूसरे समुदायों के लोग घर नहीं ले पाएंगे। हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप ऐसे बेचा जा रहा है उस प्रोजेक्ट को। सुकून एम्पायर नाम की रियल एस्टेट कंपनी की कंपनी ने इस हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए एक विज्ञापन भी तैयार किया। आरोप लगाया गया कि उस विज्ञापन के जरिए ऐसा संदेश दिया गया कि यह हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही डिजाइन की गई है। विज्ञापन में इस बात की भी जानकारी दी गई कि हाउसिंग सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी। जैसे ही कंपनी का विज्ञापन सामने आया, उस पर बवाल हो गया। तुरंत इसकी शिकायत लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आयोग NHRC से की गई। शिकायत मिलने के बाद NHRC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांग लिया। मानवाधिकार आयोग से जो शिकायत की गई उसमें यह दलील दी गई कि इस तरह की धर्म आधारित हाउसिंग सोसाइटी सीधे तौर पर सांप्रदायिक चीजों को बढ़ावा देती है और संविधान के बराबरी और भेदभाव नहीं करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। क्योंकि दावा किया गया कि हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही घर खरीद पाएंगे। सुकून एम्पायर नाम की रियल एस्टेट कंपनी ने इस हाउसिंग सोसाइटी को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत इलाके में बनाने की प्लानिंग की है। मुंबई से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। बाकायदा कंपनी की तरफ से हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया। आरोप लगाया गया कि इसके जरिए ऐसा संदेश दिया गया कि यह हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही डिजाइन की गई है। इस बात की भी जानकारी दी गई कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। हालांकि विज्ञापन में किसी भी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन दावा यह किया गया कि हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप में सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को ही घर खरीदने का मौका मिलेगा। मतलब ये कि हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय या फिर दूसरे समुदायों के लोग घर नहीं खरीद पाएंगे। इसका पता चलने के बाद लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आयोग NHRC से इसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद NHRC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में पूरा जवाब मांगा है। NHRC से की गई शिकायत में ये दलील दी गई कि धर्म आधारित हाउसिंग सोसाइटी सीधे तौर पर सांप्रदायिक चीजों को बढ़ावा देती है और संविधान के बराबरी और भेदभाव नहीं करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। और मानवाधिकार आयोग से की गई शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को रेरा की मंजूरी भी मिल गई। रेरा एक कानून है जिसका मकसद घर खरीदारों की सुरक्षा करना समेत रियल एस्टेट में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सूत्रों ने दावा किया कि रियल एस्टेट कंपनी सुकून एम्पायर की इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में 12 लोगों ने अपने फ्लैट की बुकिंग तक करवा ली और बुकिंग करवाने वाले सभी लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी की बात सामने आने के बाद राज्य की सियासत में भी उबाल आ गया। बीजेपी के साथ एनसीपी, शरद पवार गुट समेत कई दूसरे दलों ने धर्म आधारित हाउसिंग सोसाइटी का विरोध किया और महाराष्ट्र सरकार से इस पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की। सूत्रों ने दावा किया कि रियल एस्टेट कंपनी सुकून एम्पायर के हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट में 12 लोगों ने अपने फ्लैट की बुकिंग भी करा ली और उनमें सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाए जाने की बात सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने इसे बड़ी साजिश बताया। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। बीजेपी की तरह एनसीपी, शरद पवार गुट ने भी धर्म विशेष के लिए बनाई जा रही हाउसिंग सोसाइटी पर सवाल उठाए। कोई भी समाज या जाति धर्म के लोग हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं कर सकते। न सिर्फ सियासी दलों ने बल्कि लोगों ने भी हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए और सरकार से इसकी जांच करवाने की मांग की। उधर यूके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पार कर रहा एक परिवार तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। वहां सड़क हादसे का शिकार हुए लोग गुजरात के वडोदरा के रहने वाले बताए गए। जानकारी के मुताबिक वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए यूके गए थे, लेकिन उनकी जान उस वक्त हलक में आ गई जब उस कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद उस सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में वो लोग बाल बाल बच गए, क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार हुई कि वो लोग उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरे। इस खौफनाक हादसे को देखकर लोग घबरा गए और सड़क से गुजर रही गाड़ियां रुक गईं। वहां मौजूद लोग उन लोगों को देखने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान जिस कार से उनकी टक्कर हुई उसमें बैठे लोग भी घबराकर बाहर आए
और उनकी तरफ बढ़े। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में वो लोग घायल हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक वो लोग गुजरात के वडोदरा जिले के रहने वाले हैं और छुट्टियां मनाने के लिए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे। इस दौरान जब वो सड़क पार कर रहे थे तभी यह हादसा हो गया। इससे पहले वहां वो महिला अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पार करने की कोशिश करती नजर आई। इस दौरान सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखी। उन्होंने कई बार इधर उधर देखा और फिर अपने बच्चों को लेकर सड़क पार करती नजर आई। वो सड़क की दूसरी तरफ पहुंचने वाले थे, इससे पहले ही एक तेज रफ्तार कार ने उन लोगों को टक्कर मार दी। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पेट्रोल पंप पर हुए दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दिल दहला देने वाली घटना आगरा के जगदीशपुरा इलाके में हुई। महिला अपने बेटे के साथ वहां पहुंची थी। उनका बेटा अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवाने के लिए गया तो वो एक कार के सामने जमीन पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। तभी वो कार आगे बढ़ गई और उसने महिला को रौंद दिया। वो महिला उस कार के नीचे फंस गई। ये देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के अलावा वहां मौजूद कई लोग तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए। महिला का बेटा भी पहुंच गया। सबने मिलकर कार को एक तरफ से उठाया और उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि मौका मिलते ही कार का ड्राइवर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। बाद में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी ड्राइवर को पकड़ने में जुट गई। क्योंकि हादसा होते ही आरोपी ड्राइवर वहां से भाग गया। उसने अपनी कार से उस महिला को रौंद दिया। जमीन पर बैठी वो महिला कार के अगले हिस्से से टकराकर गिर गई। इसके बाद वो कार उन्हें रौंदती चली गई। बाद में जब वो रुकी तो महिला कार के नीचे बुरी तरह फंस चुकी थी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप पर सनसनी मच गई। तुरंत पेट्रोल पंप के कई कर्मचारी उनकी मदद के लिए पहुंचे। उनका बेटा भी दौड़ते हुए आया और फिर सबने मिलकर कार को एक तरफ से उठाया ताकि वो महिला को बाहर निकाल सकें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार से कुचले जाने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। इस बीच मौका मिलते ही उसका ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इससे पहले वो महिला अपने बेटे के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंची। उनका बेटा अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवाने लग गया और वो उसका इंतजार करने के लिए वहीं जमीन पर बैठ गई। उनके पीछे खड़ी उस कार का ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था, लेकिन पेट्रोल भरवाने के बाद जब वो आगे बढ़ा तो जमीन पर बैठी उस महिला को वो देख नहीं पाया और यह हादसा हो गया। उधर मध्य प्रदेश के महर में एक मकान के अंदर एक बक्से में एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले सरोज नाम की महिला के लापता होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद जब पुलिस ने तलाशी शुरू की तो उनका शव उनके ही घर में रखे एक बक्से के अंदर मिला। ये देखकर पुलिस दंग रह गई और तुरंत उनके हत्यारे का पता लगाने में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में सरोज के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी मौसी के घर गया हुआ था। रात के वक्त उसने वहां चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान जब वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसने लोहे की रॉड से अपनी मौसी के सिर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। आरोप लगा कि बेहोशी की हालत में उसने पहले उनका रेप किया और फिर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने वहां रखे एक बक्से में उनके शव को पैक कर उस पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। आरोप यह भी लगा कि उसने उनके मकान में रखे गहने और रुपए भी चुरा लिए थे और इसीलिए पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि उस आरोपी ने अपनी मौसी के घर से जो गहने और रुपए चुराए थे वो भी बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने चोरी, रेप और हत्या के इस मामले की पूरी कहानी सुनाई। आया था मामा के यहाँ, नशे में था, चोरी करने का आया था और मार के गलत रेप किया, मार के बक्सा में। पुलिस को इस मामले की जानकारी तब मिली जब सरोज के पड़ोसियों ने उसके घर से बदबू आने की शिकायत की। इसके बाद पुलिस तुरंत उनके घर पहुंची और घर के बाहर लगे ताले को तोड़कर अंदर घुस गई। वहां पुलिस को एक हरे रंग के बक्से के अंदर से सरोज का शव मिला। महिला की बॉडी को, डेड बॉडी को एक जो बॉक्स बड़ा सा उसके घर में था उसके अंदर उसने पैक कर दिया और बॉक्स का ताला लगा के और घर का ताला लगा के वहाँ सारा सामान लेके चला गया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले सरोज के भाई ने उनके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए सरोज के 22 साल के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। इधर सूत्रों के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग अक्टूबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक छठ पूजा के बाद 2 से 3 चरणों में बिहार में मतदान हो सकता है। खबर है कि 15 से 20 नवंबर के बीच बिहार में मतगणना की जा सकती है। गुजरात के सूरत में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। वो दोनों सड़क पार कर रहे थे।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे। बाद में मोटरसाइकिल सवार भी गिर गया और उसे भी चोट लग गई। उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के नागौर में पिछले 6 दिन से लापता एक लड़के का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक उस लड़के के ही गांव के एक व्यक्ति को शक था कि उसका उनकी पत्नी से अवैध संबंध चल रहा है। आरोप लगा, इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शव को एक गड्ढे में दफना दिया। उधर बिहार की राजधानी पटना में मामूली झगड़े में एक लड़के ने अपने दोस्त को गोली मार दी। इसके बाद वो घायल हालत में ही पुलिस थाने तक पहुंचा और आरोपी लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। घटना तब हुई जब वो लड़का पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उसे फोन किया और बात करने के बहाने कोचिंग सेंटर के बाहर बुलाया। इसके बाद उन दोनों के बीच कुछ देर बहस हुई और फिर आरोप लगा कि गुस्से में आकर उसने अपने दोस्त पर गोली चला दी। दावा किया गया कि उन दोनों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े की वजह से उसने गोली चला दी। इससे पहले वो दोनों दोस्त सड़क किनारे एक दूसरे से बात करते नजर आए। कुछ ही सेकंड में वो बात बहस में बदल गई। इसके बाद आरोपी लड़का गुस्से में आ गया और अपने दोस्त की छाती पर पिस्तौल तान दी। वो उसे धमकाता नजर आया। इस दौरान उसने कई बार उसे धक्का भी मारा। इसके बाद अचानक उसके सिर पर भूत सवार हो गया और उसने अपने दोस्त को गोली मार दी। इसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर वो तुरंत अपनी बाइक पर बैठा और वहां से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक वो लड़का घायल हालत में पुलिस थाने तक आया। इसके बाद पुलिस वालों ने उसका इलाज करवाया। उस लड़के के पिता ने बताया कि आरोपी ने फोन कर उसे बुलाया और फिर गोली मार दी। कोई फोन करके बुलाया है, बुला करके आप उसको गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक इस घटना से पहले उन दोनों दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। हम एक दूसरे को जानते हैं और कुछ राज की बातें हैं इन दोनों के बीच में, इसको लेकर इन दोनों में बहस हुई है घटना से पहले। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के अपमान के विरोध में एनडीए के बिहार बंद के दौरान पटना समेत कई जिलों में हंगामा हुआ। समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, जहानाबाद और दरभंगा समेत कई जिलों में एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर हाईवे जाम कर दिया गया, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। पटना के दानापुर में तो बीजेपी के समर्थकों ने टायरों में आग लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जबकि कुछ लोगों ने गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। इसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जाम लगा दिया। 27 अगस्त को दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए बनाए गए स्वागत मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद रिजवी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसके बाद बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर हो गई। विरोध जताने के लिए एनडीए की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया और बंद के दौरान राज्य के कई जिलों में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। पटना के दानापुर इलाके में बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक पार्टी का झंडा, कांग्रेस के खिलाफ नारे लिखे बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब उन लोगों ने टायर जलाकर सड़कों पर जैम लगा दिया। कुछ लोग गाड़ियों और बसों को रोकने में जुट गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग एक आदमी से उलझ गए। अरे बच्चा स्कूल में है। इसी तरह पटना शहर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स चौराहे को भी जाम कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए और तो और हाथों में बीजेपी का झंडा लिए कुछ लोग गाड़ियों के आगे लेट गए। यह तस्वीर पटना के इनकम टैक्स चौराहे का है। ये देखिए, गाड़ी के आगे लेट कर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए पटना सिटी में भी बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर आए। पटना के अलावा बिहार के जहानाबाद, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, छपरा और बेगूसराय समेत कई जिलों में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। सौबात की एक बात है कि टैरिफ करते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि वो ये सब रूस पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, तो उधर रूस ने भारत को और ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश कर दी। S-400 तो अब सब लोग जान ही गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को रोक कर दिखा दिया था कि वो कितना दमदार है। तो इतना तो पब्लिक अब समझने लग गई है कि हवा में कुछ भी आ रहा हो हमला करने के लिए S-400 उस पर मिसाइल मारकर उसको गिरा देता है। लेकिन ये काम कैसे करता है ये ज्यादा पब्लिक नहीं समझती। सोचिए कि राजस्थान की सीमा पर एक शांत रात है, S-400 वहां खड़ा है भारत के आसमान की रखवाली करने के लिए। अचानक एक पाकिस्तानी फाइटर जेट, एक छुपा हुआ ड्रोन, एक तेज क्रूज मिसाइल किसी भारतीय शहर की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जेट ऊंचा उड़ रहा है, ड्रोन जमीन के करीब छुपकर आ रहा है, मिसाइल आ रही है।
लेकिन S-400 कुछ भी नहीं छोड़ता, तीनों को मार सकता है एक साथ। इसका रहस्य है इसका रडार, जो सुपर पावर की तरह है। यह रडार 600 किलोमीटर दूर तक, दिन हो या रात हो, 400 किलोमीटर तो कर ही सकता है, बादल हो या बारिश हो, सब देख सकता है। तो ये कैसे कर लेता है, इसको कैसे नजर आ जाता है? तो पहली बात तो रडार ही समझ लीजिए, रेडार, RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी ये रेडियो तरंगें भेजता रहता है। जैसे आप एक घाटी में जोर से चिल्लाते हैं, उसकी गूंज सुनते हैं ना, एको सुनते हैं। जब आप चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज जाती है, किसी चट्टान से टकरा कर आती है, गूंज बनकर लौटती है। गूंज के आने में जितना समय लगता है वापस आने में आवाज को, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चट्टान कितनी दूर है। या जैसे आप कोई बॉल फेंको अंधेरे में, वो अगर वापस नहीं आई तो मतलब आगे कुछ नहीं है, वापस आ गई यानी किसी से टकरा कर आ गई, यानी कुछ है आगे, दीवार है, कुछ है। कितनी देर में वापस आई उससे पता चलेगा कि आगे कोई दीवार या जो कुछ भी है उससे बॉल टकरा कर वापस आई तो वो कितनी दूर है। आवाज की गूंज में भी यही होता है और रेडार भी ऐसा ही करता है, लेकिन आवाज की जगह ये रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। ये रेडियो तरंगें बहुत तेजी से चलती हैं, रोशनी की तरह। S-400 का रेडार रेडियो तरंगें आसमान में भेजता है। अगर वो किसी प्लेन या मिसाइल से टकराती हैं तो वो वापस आ जाती हैं। कितनी देर में वापस आती हैं, इस लौटने के समय से S-400 को पता चलता है कि वो चीज कितनी दूर है और कहां जा रही है। मान लो आप रात में एक तालाब के किनारे खड़े हैं और एक टॉर्च जलाते हैं। अगर तालाब में कोई नाव है तो टॉर्च की रोशनी उससे टकरा कर वापस आएगी और आपको पता चल जाएगा कि नाव वहां है। रेडियो तरंगे उसी टॉर्च की तरह हैं, लेकिन ये कई 400 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक दूर तक जा सकती हैं और इन्हें रोशनी की जरूरत नहीं है। अंधेरे में, धुंध में, बारिश में, सब जगह हर टाइम काम कर सकती है। और इस S-400 का रडार इतना ताकतवर है कि वो एक साथ 100 चीजें देख सकता है, एक साथ 100 टारगेट आसमान में पकड़ सकता है। चाहे वो 10 मीटर नीचे उड़ने वाला छोटा ड्रोन हो, 30 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाला जेट हो। लेकिन आप कहोगे कि मिसाइल या फाइटर जेट तो बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि रेडियो तरंगों की स्पीड कितनी होती है। ये इतनी तेज चलती हैं कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर घुमाती हैं। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। S-400 का रडार जो होता है वो एक बड़ी घूमने वाली डिश जैसा होता है और ट्रक पर लगा होता है। रेडियो तरंगों की बौछार करता है आसमान में। तालाब में पत्थर फेंकते ना जैसे, वैसे जो लहरें फैलती हैं, वैसे ये रेडियो तरंगें आसमान में फैल जाती हैं। अगर आसमान में कुछ नहीं है तो लहरें चली जाती हैं, लेकिन अगर वो किसी मिसाइल या प्लेन से टकराती हैं तो कुछ लहरें वापस आती हैं, जैसे गेंद दीवार से टकरा कर लौटती है। अब यहां S-400 के रडार का कमाल देखिए। इसके पास एक रिसीवर है जो बड़े कान की तरह है और इन लौटने वाली लहरों को सुनता है, तरंगों को सुनता है। लहरों के जाने और लौटने में जितना समय लगता है उससे रडार को पता चलता है कि चीज कितनी दूर है। मतलब जैसे अगर तरंगें 0.004 सेकंड में लौटती हैं, 0.004 सेकंड में लौट आती हैं, तो रडार समझ जाता है कि वो चीज 600 किलोमीटर दूर है, क्योंकि रेडियो तरंगें बहुत तेज चलती हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी चीख की गूंज 2 सेकंड में लौटे तो चट्टान दूर है, 1 सेकंड में लौटे तो करीब है। लेकिन S-400 सिर्फ दूरी ही नहीं देखता, वो ये भी पकड़ लेता है कि वो चीज किस दिशा में और कितनी तेज चल रही है। ऐसे समझ लो जैसे आप अपने दोस्त को साइकिल चलाते हुए गेंद मारना चाहते हो। वो साइकिल चला रहा है, आप गेंद मार रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहा है और कितनी तेजी से जा रहा है। S-400 का रडार आसमान में तरंगें ऐसे भेजता है जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च घुमाते हो। अगर चीज रडार की ओर आ रही है तो तरंगें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, लहरें सिकुड़ जाती हैं। जैसे कार का हॉर्न आपने सुना है, चलती कार का हॉर्न, कान में चलती कार का हॉर्न करीब आने पर तेज सुनाई देता है, और अगर चीज फिर कार जब दूर जा रही होती है तो कैसे सुनाई देता है? हॉर्न का शोर जो है जाती हुई कार का कैसा होता है, आती हुई कार का कैसा होता है, इससे अंदाजा लगता है कि किस दिशा में जा रही है। इसी तरीके से S-400 को पता चलता है चीज कितनी तेज है, किस दिशा में जा रही है। अब उस रात पर वापस चलिए। S-400 का रडार रेडियो तरंगे भेजता है, वो फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल से टकराकर लौटती हैं। रडार का कंप्यूटर सुपर स्मार्ट दिमाग की तरह है, तुरंत उनकी दूरी, दिशा, स्पीड सब बता देता है। दूरी, दिशा, स्पीड। जेट 400 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ड्रोन 50 किलोमीटर दूर है, जमीन के करीब छुपकर उड़ रहा है।
क्रूज मिसाइल 250 किलोमीटर दूर है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले रही है। रडार ये सब साफ देखता है, साफ पकड़ लेता है और कमांड सेंटर में स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट दिखते हैं जो खतरों को बताते हैं कि ये आ रहे हैं। जब रडार खतरों को देख लेता है तो वो सारी जानकारी, दूरी, दिशा, स्पीड, खतरा किस टाइप का है, ये सब कमांड सेंटर को भेजता है जो पास के ट्रक में है। सैनिक स्क्रीन पर खतरों को देखते हैं और S-400 का कंप्यूटर हर खतरे के लिए अलग मिसाइल चुन लेता है। जैसे ड्रोन के लिए छोटी तेज मिसाइल 9M96E या क्रूज मिसाइल के लिए बड़ी 48N6DM मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक मार सकती है, तो वो चुन लेता है फटाक से। रडार मिसाइलों को रास्ता दिखाता है, जैसे कोच होता है ना, किसी खिलाड़ी को चिल्लाकर बताता है कि कहां दौड़ना है ताकि वो टारगेट पर सटीक वार करे। मतलब समझो आप रात में पार्क में लुका छिपी का खेल खेल रहे हो, आपके पास एक टॉर्च है बड़ी वाली, मीलों तक चमक सकती है। आप टॉर्च घुमाते हो, जब रोशनी आपके दोस्त से टकराती है, वो पेड़ के पीछे छुपा है, लौट आती है। आप समय देखकर समझ जाते हो कि वो कितनी दूर है, किस दिशा में है। अगर वो दौड़ रहा है तो रोशनी में छोटे से बदलाव से आपको उसकी स्पीड भी पता चलती है। S-400 का रडार ऐसा ही है, लेकिन वो 100 दोस्तों को एक साथ देख सकता है, आपके 100 टारगेट को एक साथ, चाहे वो छुपे हों, शोर मचाएं, कुछ भी। यही रडार S-400 को भारत के लिए इतना खास बनाता है। ये भारत को ऐसी सुपर आंखें देता है जो हर खतरे को देख लेती हैं, चाहे वो कितना ही तेज हो, छुपा हुआ हो, दूर हो। S-400 मिलने से भारत अपने आसमान को कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर गुजरात के रेगिस्तान तक सुरक्षित कर सकता है। वहां तैनात हैं। ये सिर्फ हमलों को रोकने की बात नहीं है, ये देश को भरोसा देता है कि उसका आसमान सुरक्षित है, कवच है। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया था, जिनकी कीमत लगभग $5.4 बिलियन यानी 475 करोड़ रुपए थी। इनमें 3 सिस्टम भारत में आ चुके हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों में तैनात हैं। ये पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले खतरों पर नजर रखते हैं। बाकी 2 सिस्टम 2026 तक आने थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो गई तो उसकी वजह से देरी हुई। अब रूस ने और S-400 देने की बात कही है। पहले भी जब रूस से यह डील हुई थी तो अमेरिका की तरफ से ये आवाजें आई थी कि रूस से यह खरीदा तो ये प्रतिबंध लग सकते हैं, वो प्रतिबंध लग सकते हैं। तब भी भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी थी। और अब तो जो कर रखा है अमेरिका ने, उसमें और S-400 लेने में उसके दखल की बात कहीं नहीं टिकती। भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम तो खुद बना भी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि तब तक कोई तैयारी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भी देख लिया था, चीन ने भी देख लिया था कि S-400 लगा हुआ है, भारत के आसमान को भेद नहीं सकते। 100 बात की एक बात। इधर लखनऊ में चल रहे यूपी T20 लीग नाम के क्रिकेट टूर्नामेंट में स्पॉट फिक्सिंग की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रहे यूपी T20 लीग नाम के क्रिकेट टूर्नामेंट में स्पॉट फिक्सिंग की आशंका जताई गई। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक काशी रुद्राज नाम की टीम के मैनेजर को एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर फिक्सिंग के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। उन्होंने इसकी जानकारी बीसीसीआई को दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। भारतीय स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 2017 में अपना आखिरी T20 मुकाबला खेला था। ईडी ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन से बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ की। उनसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet का प्रचार करने के मामले में सवाल पूछे गए। इस मामले में ईडी ने उनसे पहले सुरेश रैना से भी पूछताछ की थी। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में जो बदलाव किए, उसके बाद आईपीएल की टिकटें महंगी हो सकती हैं। सरकार ने आईपीएल समेत खेलों के बड़े आयोजनों को नॉन एसेंशियल एंड लग्जरी कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आईपीएल की टिकटों पर अब 28% की बजाय 40% जीएसटी लगेगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और उनके साथी माइकल वीनस यूएस ओपन के पुरुषों के डबल्स मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने राजीव राम और निकोला मेक्टिच की जोड़ी को 6-3, 6-7, 6-3 से हराया। उधर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भारी हंगामे के बाद मार्शलों ने बीजेपी के कई विधायकों को जबरदस्ती सदन से बाहर निकाल दिया। मार्शलों के साथ हुई खींचतान में कई विधायक घायल हो गए, कुछ लोग तो बदहवास होकर लेट गए। विधायक शंकर घोष को तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। विधानसभा में हंगामा तब हुआ जब देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों पर अत्याचार से जुड़े एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस प्रस्ताव पर बोलना था, लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए खड़ी हुई, बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सदन से सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठाया। नारे लगाते हुए वो स्पीकर के सामने वेल में पहुंच गए। विधानसभा स्पीकर ने उनसे शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने।
इसके बाद मार्शलों को बुला लिया गया। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को निकालने की कोशिश की तो वो भिड़ गए। इसके बाद तो सदन के अंदर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस बवाल के बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा किया। इसके बाद तो बीजेपी के विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इस दौरान भी वो नारेबाजी करते रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस वक्त बवाल हुआ जब वहां बांग्ला बोलने वाले लोगों पर हमले से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। प्रस्ताव के मुताबिक देश के कई शहरों में बांग्ला बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ गईं। इसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए सीएम ममता बनर्जी खड़ी हुई, लेकिन तभी बीजेपी के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को सदन से निलंबित किए जाने का विरोध किया। टीएमसी के विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो और भड़क गए। उन्होंने वेल में जाकर नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी के बाद स्पीकर ने मार्शलों को आदेश दिया कि वो हंगामा करने वाले नेताओं को बाहर कर दें। मार्शलों ने जबरदस्ती की तो धक्का मुक्की हो गई और इसमें बीजेपी के कई विधायक घायल हो गए। शंकर घोष को तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। उधर मध्य प्रदेश के देवास में तलवार से केक काटने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के एक नेता पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सार्वजनिक जगह पर धारदार हथियार का प्रदर्शन किया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बताया गया कि इंदौर के रहने वाले प्रवेश अग्रवाल नाम के वो कांग्रेस नेता अपने समर्थकों के साथ देवास आए थे। वहां उनके समर्थकों ने सड़क किनारे स्टेज लगाकर उनका जन्मदिन मनाया। प्रवेश अग्रवाल नर्मदा युवा सेना नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए वहां भारी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। उनके स्वागत के लिए ढोल बाजे का इंतजाम किया गया, उन पर फूल बरसाए गए और इसके बाद वो एक तलवार से केक काटते नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने पास खड़े लोगों को भी उनका हाथ पकड़ने का इशारा किया। जानकारी के मुताबिक इंदौर के रहने वाले प्रवेश अग्रवाल नाम के वो कांग्रेस नेता अपना जन्मदिन मनाने के लिए देवास आए थे। इस दौरान वो अपने समर्थकों के साथ एक गाड़ी पर खड़े होकर आते नजर आए। उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहां ढोल बजाने वालों से लेकर गाने बजाने का इंतजाम रहा। इसके बाद वो वहां बने स्टेज पर बैठकर उन लोगों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। जब केक काटने की बारी आई तो उनके समर्थकों ने एक तलवार निकालकर उन्हें दे दी। इसके बाद वो खुशी से हवा में तलवार लहराते दिखे और फिर सबके साथ मिलकर केक काटा। लेकिन इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति धारदार हथियार का प्रदर्शन किया है। इसी के तहत इन पे दोनों धाराओं में कायम की गई है। पुलिस ने तलवार से केक काटने के आरोप में कांग्रेस नेता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। उधर ट्रंप ने एक बार फिर हमास से सभी इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा करने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चरमपंथी संगठन हमास से तुरंत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने की अपील की। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने दावा किया कि अगर हमास ने बंधकों को छोड़ा तो हालात तेजी से बदलेंगे और जंग खत्म हो जाएगी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने की पेशकश की, लेकिन पुतिन ने यह भी साफ किया कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो वो सैन्य कार्रवाई के दम पर अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। जीएसटी में हुए सुधारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए जरूरी बताया। साथ ही जीएसटी में हुए बदलावों से दीपावली और छठ पूजा पर लोगों की खुशियां दुगनी होने का भी दावा किया। अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता। जीएसटी सुधारों की खुशी में शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला, लेकिन बाद में तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर बंद हुआ तो निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 24,734 पर पहुंच गया। बाजार में भारी उठापटक की वजह से निवेशकों के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, रियल्टी और मेटल सेक्टर के शेयरों में हुई। हालांकि ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। उधर हरियाणा के भिवानी में कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की इस घटना में वहां मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 3 गोलियां लगी। आनन फानन में उन्हें भिवानी के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें रोहतक भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को गोलियां लगी वो रोहतक के ही रहने वाले हैं। कोर्ट परिसर में गोलीबारी होने से वहां दहशत फैल गई। लोग कामकाज छोड़कर बाहर आ गए। चारों तरफ डर का माहौल बन गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। थोड़ी ही देर में जिले के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए।
उन्होंने घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि हमलावर कौन थे, उन्हें उस व्यक्ति पर उन्होंने क्यों गोलियां चलाई। इसकी वजह जानने के लिए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, क्योंकि उन्होंने कोर्ट परिसर में फायरिंग कर चारों तरफ दहशत मचा दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद फायरिंग में घायल हुए व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वो तो खत्म होगा। कौन थे भाई? फायरिंग के वक्त वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हमलावर पीछे के रास्ते से आए और उन्होंने आते ही गोलियां चला दी। बताया गया कि गोलियां चलाकर वो फरार हो गए। उसका 3 गोलियां लगी, 4 गोली चली थी, 1 गोली हवाई फायर कराया है। ये पुलिस यही थी मौके पर, आधी पुलिस इधर भाज गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के एसपी समेत कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी निगरानी में उस व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया। जिसको युवक को गोली लगी है वो लवजीत नाम का लड़का है, मोखरा गांव का बताया जा रहा है, और उसको जो है यहाँ से रेफर कर दिया गया है पीजीआई रोहतक के लिए। इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया जहां गोलियां चली थी। मौके पर मौजूद कई वकीलों और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई ताकि हमलावरों के बारे में कोई सुराग मिल सके। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि उस व्यक्ति पर क्यों हमला किया गया और हमला करने वाले कौन लोग थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी।